नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट यानी कि आम बजट 2021-22 पेश कर चुकी हैं और आप लोगों ने बजट भाषण सुना भी होगा। लेकिन उसमें क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, प्रमुख ऐलान क्या किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आज जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का फोकस रहा है। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल पर बल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा पर जो आपका एलोकेशन है, बजट एलोकेशन, उसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो बढ़ाया गया है वह स्वास्थ्य पर बढ़ाया गया है, जो कि 100+ है। 113 या 132% का जो है उछाल देखा गया है स्वास्थ्य बजट में। तो स्वास्थ्य पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ लोग जो है विनिवेश को लेकर के यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के इस बजट को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका शिप इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का निजीकरण भी किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर भी बहुत सारे आपके संरचनात्मक कार्य किए जाने हैं। तो आइए देखते हैं बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं। वित्त मंत्री ने शासक का कर्तव्य बताया। शासक का कर्तव्य क्या बताया? तो सही शासक या राजा वो है जो धन संपदा जमा करे और उसका लाभ जनता तक पहुंचाए, मतलब कि टैक्स जो मिले उसको जनता तक पहुंचाए। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त मंत्री ने बताई बजट की 5 बड़ी बातें। बड़ी बातें कौन कौन सी हैं? तो स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम, तीसरा है आत्मनिर्भर भारत पर फोकस, चौथा है रिसर्च और डेवलपमेंट का विकास और पांचवा है मानव पूंजी के सही उपयोग पर ध्यान। तो ये 5 बातें जो है इन्हीं पर सारा बजट का फोकस रहा है। आज देखते हैं और क्या कहा है उन्होंने। बजट भाषण के खास बिंदु के बारे में देखें तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, तो याद रखिएगा 2021 में खर्च के लिए 34.5 लाख करोड़ रुपए है टोटल। ठीक है, 2021 में वित्तीय घाटे का अनुमान 9.5% है। 2021-22 में वित्तीय घाटे का अनुमान 6.8% है और इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण बिंदु। तो भारत में निवेश पर काफी जोर दिया जा रहा है। निवेश को बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। हम सभी का कल्याण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वस्थ भारत योजना 64,000 करोड़ की होगी और हमारा बजट आत्मनिर्भर भारत पर निर्भर है। ठीक है, तो यह जो है प्रमुख बातें हैं जो कि निर्मला सीतारमण ने बजट के ओपनिंग में कही थी। आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों का भरोसा है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा में हम योगदान देना चाहते हैं। हम किसान की आय को दोगुनी करना चाह रहे हैं। सभी को शिक्षा, महिलाओं को रोजगार पर हम काम करेंगे, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने कहा है और यह है बजट की प्रमुख बातें। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा है उन्होंने। हमारी स्वतंत्रता को 70वां वर्ष चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। 2022 में 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया की नजरें हैं और इसके बारे में आगे अपडेट में देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हो रहा है। हमारे देश को कई तरीकों से दिक्कतें मिली हैं। कोरोना संकट में डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। जी हां, कोरोना के कारण हमारे बजट पर असर पड़ा है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। आपदा से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए काम हो रहा है और लॉकडाउन में PMGKY से 12 करोड़ लोगों को मदद मिली है। ठीक है, यह भी उन्होंने बताया है अपने बजट भाषण में। ठीक है, PMGKY क्या है इसके बारे में नोट्स में दे चुका हूं। आगे देखते हैं। कोरोना काल में तैयार किया गया है भारत का बजट। कोरोना संकट से निकलने में हमारा देश सक्षम हुआ है। भारत की कोरोना वैक्सीन को दुनिया ने सराहा है और देश में लॉकडाउन नहीं लगता समय पर तो हालात बुरे होते, ऐसा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के शुरुआत में कहा है। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं प्रमुख बातों की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वस्थ भारत के लिए क्या खास है? तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी जो कि नई योजना होगी। ठीक है, याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान से ये अलग है। बेहतर स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हर साल 50,000 बच्चों को बचाने की हमारी कोशिश है और कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह बहुत बड़ी घोषणा है। ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए। हम बीमारियों को फैलने से रोकने पर काम करेंगे। मोदी सरकार मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत करेगी। यह भी बड़ी घोषणा है, मिशन पोषण 2.0।
कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए हम कार्यक्रम चलाएंगे, सभी जगह पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई प्रमुख घोषणाएं हैं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में। जल जीवन मिशन अर्बन को लागू किया जाएगा। ये जल जीवन मिशन क्या है, इसके बारे में बहुत बार मैं नोट्स दे चुका हूं, तो पीछे वीडियोस देखिए। इससे 43,070 शहरी आवासों को पीने का पानी दिया जाएगा। 500 अमृत शहरों में भी पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। अमृत शहर क्या है, अमृत योजना जो है उसके बारे में भी बहुत बार नोट्स दे चुका हूं, तो आप पीछे के वीडियोज मेरे देख सकते हैं, करंट अफेयर्स वाले, उसमें मिल जाएगा। 17,000 ग्रामीण और शहरी वेलनेस सेंटर को ठीक किया जाएगा, मतलब उनको दुरुस्त किया जाएगा, रिफर्बिश किया जाएगा। 11 राज्यों में ब्लॉक लेवल पर काम किया जाएगा। भारत के 686 जिलों में CCU बनाया जाएगा। ठीक है, CCU का मतलब होता है जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव केयर यूनिट होता है, ठीक है, वो होता है CCU। देश में 5 रीजनल सेंटर और एक पोर्टल होगा। देश में 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाएंगे या होंगे। 42 नए हवाई अड्डे और 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे देश भर में। ठीक है, तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। अब आगे देखते हैं दूसरे क्षेत्रों के बारे में। आत्मनिर्भर भारत के लिए वित्त मंत्री ने क्या क्या ऐलान किया है, तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ये बहुत बड़ी घोषणा है स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए। एयरपोर्ट से कमाई की योजनाएं शुरू की जाएंगी। और उसके बाद है कि डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट की शुरुआत होगी। तो ये एक नया इंस्टीट्यूट होगा, डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे देखते हैं उन्होंने और क्या क्या घोषणाएं की है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ देंगे, 2217 करोड़ रुपया वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए बहुत बड़ा ये फंड होगा। हेल्थ केयर के लिए 2,23,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी, और ये क्या पॉलिसी होगी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की जाएगी, तो कपड़ा मंत्रालय का यह प्रोजेक्ट होगा। फिर है कानूनों को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को आगे बढ़ाया जाएगा, जो आपका संरचनात्मक कार्य है वो किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा है 13 सेक्टर्स के लिए PLI पॉलिसी लाई जाएगी। PLI पॉलिसी के बारे में जो लेटेस्ट हमारा करंट अफेयर्स है उसमें मैंने दिया है, तो वो वीडियो जरूर जाकर के देखिएगा, और नोट्स भी मैंने इसके दे दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है। क्यों कहना है, तो भैया राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1 लाख करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं, मतलब एलोकेट किए गए हैं। नेशनल रेल प्लान बनाया गया है जो कि 2030 तक के लिए होगा। 2023 वाले ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर शुरू होंगे, और नेशनल हाईवे की विकास के लिए भी काम हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर से ज्यादा मार्ग पर 1.03 लाख करोड़ रुपया खर्च आया है, यह चालू है योजना। केरल में 1001 NH का निर्माण किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में भी NH निर्माण में 25,000 करोड़ की लागत आई है। कोलकाता सिलीगुड़ी के मार्ग को उन्नत बनाया गया है, ऐसा उनका कहना है। और ये सारे राज्य आप देख सकते हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में है, तो थोड़ा सा जो है चुनाव पर भी फोकस करके, और तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, इन सब के लिए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जा रही है बजट में। ठीक है, तो थोड़ा सा सब सरकार फायदा उठाती हैं। अब देखते हैं रेल मंत्रालय को क्या दिया गया है, रेल को क्या दिया गया है। तो कोच्चि मेट्रो रेल को एक्सपेंशन के लिए मंजूरी मिलेगी। ठीक है, कोच्चि जानते ही है कहाँ है, दक्षिण भारत में। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो रेल को भी अतिरिक्त राशि दी जाएगी, यहां पर भी चुनाव होने वाला है। बेंगलुरु मेट्रो रेल फेज 1 और 2 को मदद मिलेगी। ठीक है, तो यह भी जो है मेट्रो रेल परियोजना के लिए जो है चेन्नई और बेंगलुरु में मदद दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुर नासिक मेट्रो रेल को केंद्रीय मदद देंगे। 20,000 बसों के लिए PPP मॉडल विकसित किया जाएगा। PPP का मतलब आप जानते ही होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, नई बसों से रोजगार के रास्ते खुलेंगे और आने जाने में सुविधा होगी। ये जो बसें होंगी वो सार्वजनिक यात्रा के लिए ये बसें होंगी, तो इससे जो प्राइवेट वाहन है वो भी रोड पर कम होंगे, प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, और रोजगार भी पैदा होगा। देश में 702 किलोमीटर लंबी लाइन पर मेट्रो रेल चल रही है, यह डाटा जो है याद रखिएगा। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी लाइन पर मेट्रो रेल चल रही है। आगे देखते हैं। इसमें 100 किलोमीटर से
ज्यादा लंबी लाइन का विस्तार किया जाएगा। ब्रॉड गेज रास्तों को 2023 तक विद्युतीकरण टोटल किया जाएगा। ब्रॉड गेज का लंबाई कितना होता है वो जरा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे। विस्टाडोम कोच को पर्यटन वाले रास्तों पर चलाएंगे। 1,10,000 करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए किया गया है। तो रेलवे के लिए कितना बजट एलोकेशन है? 1,10,000 करोड़, यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। शहरी बुनियादी ढांचे के लिए मेट्रो का विस्तार होगा, ठीक है, यह भी उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं, बिजली व्यवस्था को मिला है बूस्टर डोज। इस साल नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत की जाएगी और हाइड्रोजन पैदा किया जाएगा देश में। बिजली व्यवस्था को सुधारने का हम काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की मोनोपोली को खत्म करेंगे, मतलब कि अब जो है ग्राहकों को यह सुविधा मिलेगी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को चुनना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कंपनी से ज्यादा की सर्विस देंगे, एक ही कंपनी नहीं होगी, अलग अलग कंपनी होगी। जैसे मोबाइल सर्विस होता है तो हम लोग को जियो का पसंद नहीं आ रहा तो एयरटेल का चुन लेते हैं, उसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी वो भी अलग अलग होगी। तो एक कंपनी का यदि ज़्यादा पैसा ले रही है हमसे या फिर बिजली सही से नहीं दे रही है, टाइम पर नहीं दे रही है, 24 घंटे नहीं दे रही है, तो दूसरी कंपनी को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सुविधा ग्राहकों को दी जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कार्य कुशलता जो है वह बहुत बड़ा मुद्दा है, यह वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देश में सिटी गैस योजना का विस्तार किया जाएगा। उज्ज्वला स्कीम से 8 करोड़ परिवार की मदद की गई है अब तक। सौर ऊर्जा के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी और 100 से अधिक शहरों को सिटी गैस योजना से जोड़ा जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना शुरू की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के आपका यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है यह उसको फायदा होने वाला है। और बाकी उज्ज्वला स्कीम के बारे में हम लोग जानते ही हैं, पहले भी बहुत बार नोट्स दे चुका हूं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सौर ऊर्जा के लिए भी मैं नोट्स बहुत बार दे चुका हूं। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था की दिशा में क्या क्या खास है। तो बंगाल, तमिलनाडु, केरल में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो बंगाल में भी चुनाव है और तमिलनाडु में भी चुनाव है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है चुनाव पर फोकस किया गया है। बैंकों के बही खातों को दुरुस्त किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया है। बैंकों के डूबे कर्ज के लिए मैनेजमेंट कंपनी बनेगी, मतलब जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनके लिए मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा, मतलब उनको जो है और धन मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सरकारी बैंकों को 22,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 2018-19 में गोल्ड एक्सचेंज का प्रस्ताव मिला था, ऐसा सरकार का कहना है। वेयर हाउस रेगुलेटिंग अथॉरिटी को भी मजबूती देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी सरकार इन्वेस्टर चार्टर को प्रस्तुत करेगी, जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो भी निवेशक हैं, उनके लिए एक चार्टर प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। अब देखते हैं आगे क्या क्या कहा है उन्होंने। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया जाएगा। अब इस एक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में जरूर जानेंगे, ठीक है। एफडीआई की सीमा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49 से 74% किया गया है। किसमें? इंश्योरेंस सेक्टर में। जो पहले 49% एफडीआई था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसको 74% किया गया है। यह बहुत बड़ी जानकारी है और यह परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रमुख पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी, यह भी बहुत अच्छी बात है। प्रमुख पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद है, निश्चित प्रतिशत का मुनाफा सुरक्षित रखा जाएगा और डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह भी अगर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के लिए। अब देखते हैं, विनिवेश के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। विनिवेश क्या होता है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं पीछे, कल ही बनाया था, तो देख लीजिएगा। कोविड-19 के बावजूद विनिवेश को आगे बढ़ाया गया है। सभी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश किया जाएगा। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा एक तरह से कह सकते हैं, या फिर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, ये कह सकते हैं। घाटे में चलने वाली कंपनियों को बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ऐसा सरकार का प्लान है। विनिवेश के कानून में संशोधन भी किया जाएगा, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसानों को लागत से 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा, ऐसा वादा किया है वित्त मंत्री ने।
अब दिया जाएगा या नहीं ये तो भगवान जाने, किसान तो बेचारे फिलहाल सड़कों पर हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है। अब इसको इंप्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दोगुना करके 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, और 2021 में गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो यह किसानों के लिए बड़ा ऐलान है। आगे देखते हैं। 2020-21 में किसानों को 1,72,000 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया गया है। किसानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है, ऐसा वित्त मंत्री का दावा है। वैसे बाकी तो वस्तु स्थिति हम लोग जान ही रहे हैं। किसानों को भुगतान में तेजी लाई गई है। ठीक है, यह भी जो है वित्त मंत्री जी का दावा है। कपास किसानों के लिए 2019-20 में 25,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई। ठीक है, यह भी वित्त मंत्री का कहना है। वैसे अब कपास के किसान जो होंगे वही बता सकते हैं कि सही में इतना दिया भी गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बहुत दिनों से लक्ष्य है, जब से मोदी सरकार आई है। अन्नदाताओं को 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह जो आपका सीधे राशि अंतरित की गई है खातों में, उसके बारे में दिया गया है। किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। किसानों को लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने की कोशिश की जाएगी। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बहुत अच्छी योजना है, 5,000 करोड़ रुपए माइक्रो इरिगेशन के लिए। अब देखते हैं मत्स्य पालन की दिशा में किए गए बड़े ऐलान। तो मत्स्य पालन के लिए सरकार संसाधन में वृद्धि करेगी, ऐसा कहा गया है। तमिलनाडु में डेडिकेटेड पार्क बनाया जाएगा। तमिलनाडु वैसे भी मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपका समंदर के किनारे है। ठीक है, तो और चुनाव भी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मत्स्य कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी योजना है। ठीक है, 5 नए बंदरगाह होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, रोजगार को बूस्ट मिलेगा। देश में 5 बड़ी फिशिंग हब बनाई जाएगी। यह भी बहुत बड़ी योजना है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आगे देखते हैं। श्रमिकों और रोजगार के लिए क्या मिला। तो प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा हो चुकी है, और इसके बारे में एक देश एक राशन कार्ड जो है, इसके बारे में मैं नोट्स भी दे चुका हूं, तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड 32 राज्यों में लागू की जा रही है। 32 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होगा, तब जाकर के 32 होगा। वैसे तो 28 ही राज्य है। वन नेशन वन राशन कार्ड 69 करोड़ लाभुकों तक पहुंची है। लाभुकों मतलब लाभार्थियों तक, बेनिफिशियरीज तक। ठीक है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है 69 करोड़ लाभार्थी उसके हो चुके हैं। आगे देखते हैं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट मिलेगी, यह तो पिछली बार भी कहा गया था। इसके अलावा महिलाएं सभी तरह के रोजगार में अप्लाई कर सकेंगी, यह बहुत बड़ी बात है महिला सशक्तिकरण के दिशा में। इसके अलावा है अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए स्किल्ड अप व्यवस्था होगी। ठीक है, मतलब उनका जो स्किल है उसको और ज्यादा सुधारा जाएगा। हर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, यह बहुत बड़ी घोषणा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेह को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा दिया गया है। लेह को भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो है अलग अलग तोहफे दिए जा रहे हैं। तो एनजीओ के साथ मिलकर सैनिक स्कूल की संख्या को बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देश भर में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। बहुत अच्छी खबर है ये। चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ तनाव चलता रहता है, तो सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, यह भी बहुत बड़ी घोषणा है। और लेह का कल्याण इससे होगा। हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है उसका कल्याण होना जरूरी है, केंद्र शासित प्रदेश बना है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजनाओं को शामिल किया गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल क्या होता है इसके बारे में भी मैं नोट्स पहले दे चुका हूं। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा, तो यह जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, यह भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है छात्रों के लिए। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। आगे देखते हैं।
बजट भाषण में कई खास ऐलान भी किए गए हैं, जैसे अंतरिक्ष या स्पेस विभाग के तहत नई व्यवस्था की जाएगी, सरकार 4000 करोड़ के डीप ओशियन मिशन को लागू करेगी। यह भी बहुत बड़ी योजना है, ठीक है, यदि इंप्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छा होगा। डीप सी के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा आगामी साल में जनगणना डिजिटली की जाएगी। जो आगामी जनगणना होनी है 2021 में, वो जो होगा वो डिजिटल होगा, ठीक है। आगामी साल में जनगणना डिजिटल की जाएगी, मतलब अगले साल की जाएगी। इस साल कोविड-19 के कारण शायद इसको टाला जा रहा है। आगे देखते हैं, डिजिटल जनगणना के लिए 37 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। इसके बाद देखते हैं तो 3 साल से पुराने टैक्स के मामले जो होंगे उनको नहीं खोला जाएगा, ठीक है। यह भी बड़ी घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, सीनियर सिटीजन को टैक्स रिटर्न भरने से मुक्ति दी गई है। तो सीनियर सिटीजन्स को बहुत बड़ी राहत मिली है। कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की कोशिश जारी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो होगा वो भी फेसलेस होगा, तो इससे जो है करप्शन कम होने की संभावना है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में डिजिटली काम किया जाएगा, फेसलेस होगा तो डिजिटली ही काम किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट भी परीक्षा में पूछा सकता है, तो याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए। टैक्स सुधार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। सीनियर सिटीजन ने कोरोना संकट में दिक्कतें उठाई, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ पेंशन लेने वाले 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत बड़ा ऐलान है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टार्टअप को टैक्स हॉलीडे 2022 तक। स्टार्टअप को 1 साल के लिए टैक्स हॉलीडे यानी कि 31 मार्च 2022 तक, पहले भी जो है पिछले बजट में इसको जो है 31 मार्च 2021 तक के लिए किया गया था, तो अब इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एफोर्डेबल हाउस पर ब्याज दर में 1 साल छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। पिछले साल 1 साल के लिए दिया गया था, अब 2022 तक के लिए कर दिया गया है इसको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट निवेश के नियम आसान बनाए जाएंगे, ऐसा कहना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। अब जीएसटी के लिए क्या ऐलान हुआ है, तो जीएसटी में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। लगातार 4 साल से कमी ही दूर कर रहे हैं, तो आगे भी कमी किया जाएगा दूर, ठीक है, अच्छा बात है। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी जमा करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाएगा। यह भी कोशिश लगातार जारी है और आगे भी कोशिश की जाती रहेगी, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। आगे देख लेते हैं हम लोग, मोबाइल हैंडसेट्स के दाम बढ़ेंगे। तो भैया हम लोगों के लिए बड़ा दिक्कत है, जो भी नया मोबाइल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, नहीं तो दाम बढ़ने वाला है, ठीक है। देश में मोबाइल फोन महंगा होने के संकेत हैं। मोबाइल पार्ट्स पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया गया है। मोबाइल पार्ट्स पर 2.5% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। 1 अक्टूबर से नई कस्टम ड्यूटी चालू हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मोबाइल पार्ट्स जो है महंगे हो जाएंगे। सोलर इन्वर्टर की ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी की गई है। सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, इसका मतलब सोना चांदी सस्ता होगा। तांबे पर भी कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है, तो वह भी सस्ता हो सकता है। कुछ ऑटो पार्ट्स के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। तो ये सब दाम इसलिए बढ़ाया जा रहा है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत को फोकस मतलब कि बल मिल सके, और जो मेक इन इंडिया है उसको बल मिल सके, जो लोग देश में बना हुआ सामान ज्यादा खरीदें। आगे देखते हैं, कॉपर और स्टील में घटाई गई है ड्यूटी। तो कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। विदेशों से जो कपड़े इंपोर्ट होंगे वो महंगे हो जाएंगे अब, ठीक है। तो अपना जो देश में बना हुआ कपड़ा है वो खरीदिए तो वो सस्ता मिलेगा। विदेश से जो इंपोर्टेड कपड़े पहनने का जिनको शौक है तो उनको जो है महंगा कीमत चुकाना होगा। आगे कॉटन पर 10% की ड्यूटी बढ़ाई गई है। कुछ लेदर उत्पाद जो है वह कस्टम ड्यूटी से बाहर किए गए हैं। तो लेदर के जो उत्पाद हैं वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे आगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो इसके बाद डिटेल देख लेते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत अब छूट को 31 मार्च 2022 तक के लिए लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होगा वह महंगा होगा। मोबाइल और उसके चार्जर जो होंगे वो महंगे होंगे। स्टील और लोहे के उत्पाद जो होंगे वो सस्ते किए जाएंगे। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5% लगेगा, ठीक है।
आगे देखते हैं, आम करदाता को कोई राहत नहीं दी गई है, टैक्स पेयर पर बोझ डालने का वक्त नहीं है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का वक्त है। आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं दी गई है। जीएसटी अब 4 साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है और फेक बिलर्स की पहचान की जा रही है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है अगर सही में ऐसा हुआ है तो। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है, तो यह जो है प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बहुत बड़ा पहल है। जो पहले दिक्कत होती थी टैक्स वगैरह ऑडिट करने से, तो वह जो है सीमा बढ़ गई है। तो 10 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर होगा तभी आपका टैक्स ऑडिट किया जाएगा, तो यह बहुत अच्छा कदम है। इस तरह से सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जो जटिलता है उसको खत्म करने का प्रयास किया है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। आगे देख लेते हैं एफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग के बारे में। तो 1 साल तक के लिए बढ़ी 1.5 लाख रुपए तक की छूट, मतलब कि पहले जो छूट दी जा रही थी 1.5 लाख रुपए तक की छूट जो दी गई थी पिछले बजट में, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी। जैसा मैंने बताया, एफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध कराने वालों को भी यह सुविधा दी जाएगी। वर्तमान 6 वर्षों से आकलन कर निर्धारण का जो आकलन है उसको 3 साल के लिए फिर से खोलने की समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव किया गया है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। आगे देखते हैं, 75 साल से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों को आरटीआई भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह तो हम लोग पीछे देख चुके हैं। आगे इसमें जो पॉइंट है वह देख लेते हैं कि एनआरआई को छूट दी जाएगी। विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट का सरलीकरण के लिए नियम बनाए जाएंगे। जो भी विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट है उनको सरल किया जाएगा, उसके लिए नियम बनाए जाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा ऑडिट से छूट मिलेगी, ठीक है। जिन एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती थी उन्हें इस बार डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। मतलब जो विदेश से कमा करके पैसा आते थे तो वहाँ पर भी टैक्स लगता था, और भारत आते थे तो यहाँ पर भी पैसा, उनके जो आमदनी होती थी उस पर टैक्स लग जाता था। तो डबल टैक्स जो लगता था उससे उनको छूट दिया जा रहा है एनआरआईज को, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है उनको। आगे देख लेते हैं, डिजिटल पेमेंट को दिया जाएगा बढ़ावा। तो देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। हम 300 करोड़ रुपए इसके लिए देंगे, मतलब जो गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है उसके लिए 300 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और 1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर्स को दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कि इसी साल दिसंबर में होगा गगनयान मिशन। बहुत बड़ा न्यूज है ये, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा, और गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। बहुत बड़ी न्यूज है, हमारे देश का गौरव है गगनयान मिशन, और इसके बारे में बहुत बार नोट्स दे चुका हूं, तो आप लोग पिछले वीडियोज में देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, वित्तीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपए का रखा गया है, और वित्तीय वर्ष में खर्च का लक्ष्य 34.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। मतलब टोटल बजट जो है वो 34.5 लाख करोड़ रुपए का है, यह याद रखिएगा, ठीक है। आगे ये बड़ा ऐलान है, जल्दी ही लॉन्च होगी वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी। तो वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी जल्द ही लॉन्च होगी। पुराने वाहनों के लिए आएगी स्क्रैप पॉलिसी, मतलब जो पुराने वाहन होंगे, जिसमें कहा गया है कि जो 20 साल पुराने जो निजी वाहन है, ठीक है, वो, और जो 15 साल पुराने जो आपके कमर्शियल वाहन है वो, उनको स्क्रैप किया जाएगा, मतलब कि तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि प्रदूषण कम हो, ठीक है। और हर वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, और सरकार जगह जगह पर इसके लिए सेंटर स्थापित करेगी, ठीक है। तो यह बहुत बड़ा नियम है। अगर आपको अपने पुराने व्हीकल से बहुत प्यार है तो उससे अब प्यार दूर करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है ये, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। और इसीलिए जो है आपका विदेशी जो कपड़ा है, जो इंपोर्टेड
इम्पोर्टेड कपड़ा है उस पर भी जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया है ताकि वो महंगा हो जाए और भारत में जो बनने वाला सामान है, मेक इन इंडिया जो कपड़ा बनेगा वो आपको मिले, ठीक है, वो आप खरीदें, ठीक है। 2030 तक बनाई जाएगी नई रेलवे प्रणाली, यह बहुत बड़ा न्यूज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार की जाएगी। मेट्रो रेल का 702 किलोमीटर पहले से ही परिचालन किया जा रहा है, 1016 किलोमीटर में काम चल रहा है और यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरुआत की जाएगी। कुल 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस करेगा और 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। आगे देखते हैं, मेगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में मेगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1,03,000 करोड़ रुपए का होगा। इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है। अगले साल जो है 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे, यह ऐलान किया गया है। आगे देख लेते हैं, स्वच्छ हवा पर 2,217 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ हवा के सरकार पर जो है सरकार मिलियन प्लस आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों पर 2,217 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मतलब कि जहां पर भी 10 लाख से ज्यादा आबादी होगी वहां पर स्थित 42 शहरी केंद्रों में 22,017 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। आगे देखते हैं, राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दिए जाएंगे 2 लाख करोड़ रुपए। रेलवे, NHAI यानी कि आपका जो हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट का ऐलान किया है। यह ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है, यह ध्यान में रखने लायक बात है, ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को या स्वतंत्र निकाय को 2 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बूस्ट मिलेगा। आगे देख लेते हैं, वित्त मंत्री ने दिया 9 स्तंभों का प्रस्ताव। भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम सक्रिय मामले हैं और कोविड-19 मृत्यु दर भी बहुत कम है। इससे आज हमारे द्वारा देखे जाने वाले आर्थिक पुनरुत्थान की नींव रखी गई है। बजट 2021-22 के लिए 6 स्तंभों को भी वित्त मंत्री ने जिक्र किया है। स्वास्थ्य और कल्याण, इसके अलावा भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, इसके अलावा आकांक्षात्मक भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी, नव प्रवर्तन और अनुसंधान और विकास, और इसके अलावा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मतलब कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। इस बार टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो टैक्स स्लैब पिछले साल था वही इस बार भी रहेगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा हम देखें तो पेट्रोल और डीजल पर जो है कृषि सेस लगाया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है, ठीक है। तो वो जो सेस होगा उसका ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा भी वित्त मंत्री ने वादा किया है, ठीक है। तो यह भी एक बड़ा घोषणा है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बजट की प्रमुख बातों को, और बजट के बारे में डिटेल से भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि बजट तुरंत खत्म हुआ है तो आसान भाषा में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।